नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है और आज है 9 जून 2021 और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, जहां पर आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो इसी के साथ सेशन हमारा स्टार्ट होता है और आपको बता दूं, मेरा नाम है अरविंद शुक्ला, जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, बैंकिंग और फाइनेंस में आपको पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो क्रैक बैंक एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो देश के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आप बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हो और वो प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। तो अन अकेडमी के साथ जुड़ना मत भूलिए। आपको सभी को बता दें कि आपके टॉप एजुकेटर्स के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 जून 2021 से। तो 9 जून 2021 आपके लिए वो इंपॉर्टेंट तारीख है जब आपको नए बैचेस मिलेंगे। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन एग्जाम, अगर कहते हैं ना कि बैंक की तैयारी करनी, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वाई? क्यों ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्योंकि यहाँ 70 प्लस फैकल्टीज आपको क्लास दे रहे हैं, 98% बच्चों का विश्वास है और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है। 40,000 के का रिकॉर्डेड कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। 30 प्लस बैचेस एवरी वीक आते हैं और हर घंटे में हम 20 घंटे का जो कंटेंट है वो आपके लिए अपलोड करते हैं। सो बेस्ट एजुकेटर्स के नाम देख लीजिए। एक्सलेटर बैच फॉर एसबीआई क्लर्क 2021 आपके लिए आ रहा है 9 जून 2021 से। क्रैश कोर्स फॉर एसबीआई क्लर्क और प्री मेंस दोनों एग्जाम के लिए आ रहा है 2021 से। टीम एबीपी के द्वारा रन विजय सीईटी बैच भी आपके लिए आ रहा है और स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस हैं, जहां पर टारगेट एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ 2021 और फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एसबीआई एग्जाम, गुरुकुल बैच फॉर आईबीपीएस 2021 एग्जाम, रैंकर बैच। तो ये सभी बैच आपके लिए अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि आप हमारे स्कॉलरशिप, जो इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर बैंक एस्पायरेंट्स, तो आप इसको ज्वाइन करिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके पास उपलब्ध रहता है और 1 करोड़ इसका पूल प्राइस है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड, और मेरा कोड है ARS50। मेरा कोड क्या है? ARS50। ठीक है। तो बैंक एग्जाम मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 10 तारीख तक, 7 तारीख से 10 तारीख तक सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है। इस ऑफर का फायदा आप ज्यादा से ज्यादा उठाइए। आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन टाइमिंग मिल रही है 2 मंथ और 4 मंथ्स की, और लीस्ट कॉस्ट में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। तो गाइड टू क्रैक इट, आपको बता दें जून की जो ऑफर है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है 5,850 में। सीईटी प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है 9,180 में। और अल्टीमेट जो गवर्नमेंट एग्जाम ऑफर है बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए, ये 14,395 रुपए का आपके लिए उपलब्ध है। तो फटाफट इसको आप ज्वाइन करिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन, आज की जो पहली ताजा खबर है वो क्या है? फटाफट पहली ताजा खबर पे चलते हैं। Which state government has decided to create an oxy-ban that comprise 10 type of forest? किस राज्य सरकार ने एक ऑक्सीबैन बनाने का निर्णय लिया है जिसमें 10 प्रकार के वन शामिल हैं? क्या वो सरकार दिल्ली सरकार है, राजस्थान सरकार है, चंडीगढ़ सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार है या हरियाणा सरकार है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो खबर है वो सही आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। सभी को गुड मॉर्निंग है। तो हरियाणा गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज हरियाणा गवर्नमेंट। देखिए, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य घोषणा की है कि राज्य लोगों के आने जाने के लिए करनाल जिले में 80 एकड़ में फैले ऑक्सी वैन का निर्माण करेगा। ऑक्सी वैन में 10 तरह के वैन होंगी, 10 तरह की वैन होंगी। ठीक है। तो 10 तरह की वैन होंगी बेटा, 10 टाइप ऑफ क्या होंगी? वैन होंगी। फॉरेस्ट नहीं, वैन होंगी। क्या होंगी? वैन होंगी। ठीक है। तो 10 तरह की क्या होंगी? वैन होंगी। और आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में आपको पता होगा पहला ऐसा राज्य बन गया, पहला राज्य जिसने क्या शुरू किया है? एयर टैक्सी। क्या शुरू किया है? एयर टैक्सी शुरू किया है। हरियाणा गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने प्राइवेट सेक्टर में, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है, एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन है, वो अभी हाल ही में दिया है, रिजर्वेशन दिया है। ठीक है। तो आपको हम एक बात और बता दें कि मराठा आरक्षण अभी आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। कौन बन गया? ये एक और खबर है, महाराष्ट्र। रिजर्वेशन से बात आई तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आपको इसके आगे बता दें कि जो हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा की जो राजधानी है
वो क्या है बेटा? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। अब कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं कहां पर? हरियाणा में। सबसे पहले आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा आता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, अगली खबर आपके लिए ये रही। इंडिया हैज रैंक 117th इन 17th SDG of the United Nations 2030 एजेंडा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रीवियस ईयर? तो संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के 17वें SDG में भारत 117वें स्थान पर है। भारत की रैंक कौन सी है? 117th रैंक है इंडिया की। पिछले वर्ष भारत का रैंक क्या था? आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर भारत की रैंक क्या थी। तो इस समय 117वें स्थान पर है और पिछले साल भारत की रैंक आपको बतानी है कि क्या रैंक थी। एसडीजी रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2030 एजेंडा के नाम से जारी की गई है। तो आपको बता दें कि पिछले साल भारत की रैंक यहां पर 115 थी। कितनी थी भारत की रैंक? 115 थी। और इंडिया 2 पायदान और नीचे चला गया है। कितने पायदान? 2 पायदान और नीचे चला गया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के 17वें एसडीजी रिपोर्ट में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 117 हो गई है और प्रीवियस ईयर 115 थी। अब आपको बता दें 6 जून 2021, अभी हाल ही में 6 जून 2021 को भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चला कि 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा 2030 के एजेंडे में एक भाग के रूप में भारत अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान, पिछले साल से 2 स्थान और क्या हो गई है? गिर गई है। तो जो पिछले साल जो रैंक थी भारत की वो कितनी थी? 115 थी। क्या थी? 115 थी। पिछले साल भारत 115वें स्थान पर था। इस साल 2 स्थानों की गिरावट के साथ प्रमुख एसडीजी जो देश हैं उनमें भारत कौन से नंबर पे आ गया? 117 नंबर पर। तो इस साल कितने नंबर पर है? इस साल कितने नंबर पे है भारत? 117 नंबर पे। और लास्ट ईयर कितने नंबर पे था भारत? 115वें नंबर पे था। ठीक है, येल विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। ईपीआई की गणना जैव विविधता, स्वच्छता और पेयजल, वायु प्रदूषण, जलवायु, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं आदि जैसे संकेतकों पर आधारित होती है ये रिपोर्ट। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया था जो वर्तमान और भविष्य में पौधे और लोगों के लिए समृद्धि और शांति का खाका प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए अगली खबर जो है, अगली खबर तीसरी खबर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कहां से? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कहां से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके लिए तीसरी खबर है बैंकिंग की। कौन सी खबर है? बैंकिंग के बारे में आपके लिए खबर है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक का मतलब है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसे पहले पहले क्या नाम से जाना जाता था? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आपको बताना है कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड का अभी हाल ही में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बना दिया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है विश्ववीर आहूजा। क्या सही आंसर है? विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा को क्या बना दिया गया? रत्नाकर बैंक में एमडी और सीईओ बना दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 को, ठीक है, 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूजा को, किसको? विश्ववीर आहूजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हुए हैं, यानी 2010 से ये आरबीएल बैंक को संभाल रहे हैं और एक साल के लिए इनको एक्सटेंशन और मिल गया है। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका और भारत के प्रबंध निदेशक सीईओ थे, यानी जो बैंक ऑफ अमेरिका है जिसकी बॉडी इंडिया में काम करती, तो बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के क्या थे? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी थे। क्या थे? एमडी थे। और इस समय वो किस बैंक को संभाल रहे हैं? आरबीएल को। किसको संभाल रहे हैं? आरबीएल को संभाल रहे हैं 2010 से। कब से संभाल रहे हैं? 2010 से। और 2021 में के बाद 2022 तक के लिए इनका एक साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। किसकी अप्रूवल से? आरबीआई के अप्रूवल से। तो ये थी आपकी तीसरी खबर जो इंपॉर्टेंट खबर थी, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली क्वेश्चन आपका ये रहा, अगली खबर आपकी ये रही।
Who is the author of the book 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विच इज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस? ठीक है, तो हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? अब आपको बताना है इस किताब के लेखक। अब देखिए ऑथर से एक किताब आई है ऑथर से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से है, तो ये अभी लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है। क्या हुई है? लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है। सो इंपॉर्टेंट तो होगी क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ई है, विनोद कपाड़ी। क्या है सही आंसर? विनोद कपाड़ी इज द राइट आंसर। देखिए फिल्म निर्माता जो फिल्म डायरेक्ट प्रोड्यूसर हैं विनोद कपाड़ी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। तो जो अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ था, क्या हुआ था? लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पैदल गए थे अपने घर। कहाँ गए थे? पैदल गए थे। तो उसी में जो 7 लोग हैं, जो 7 लोग हैं, 7 लोग हैं कहाँ के? बिहार के। कहाँ के हैं? बिहार के। उनकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है, उनकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है, जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे। पुस्तक हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो इन्होंने 7 दिन के सफर के बाद 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के नाम से किताब जारी की है, जो बिहार के कुछ मजदूरों के द्वारा जो रास्ता तय किया गया लॉकडाउन में उसको दर्शाती है। ठीक, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्ति दी गई है। किसको दी गई है? रंजीत सिंह दिसाले साहब को अभी हाल ही में यह नियुक्ति दी गई है। देखिए रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक 2021 से 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एजुकेशन एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया है। वे 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, यानी 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अवार्डेड किया गया है। अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट में काम करेंगे। किसमें? कोच प्रोजेक्ट में काम करेंगे। परियोजना का उद्देश्य शिक्षक पेशेवर विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। तो यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है, जो टीचर्स हैं उनको और इंप्रूव करना कि जिससे वो और अच्छी एजुकेशन अपने अपने देशों में दे पाए, जिससे वो देश आगे बढ़ पाए। सो द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंसेप्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है किसी देश का विकास। क्या है? किसी देश का विकास। और किसी भी देश का निर्माण वहां के टीचर करते हैं, अगर छात्र अच्छी तरह से तैयार होते हैं किसी भी देश में तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला पॉइंट देखिए, डिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, तो एक महिला है और वह शुरू में एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गए और वे पहले भारतीय हैं जिन्हें 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशन डे हैज रिसेंटली बीन ऑब्जर्व्ड बाय विच डे ऑफ जून? तो आपको बताना विश्व महासागर दिवस जून की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है, 5 जून या 4 जून? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 जून। 8 जून यानी यस्टरडे क्या मनाया गया है? वर्ल्ड ओशन डे। क्या बनाया गया है? वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया है। अब देखिए विश्व 8 जून 2021 को द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड थीम के तहत, लाइफ एंड लिवलीहुड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, विश्व महासागर दिवस मनाएगा। तो 8 जून को भारत विश्व ने क्या मनाया है? विश्व महासागर दिवस मनाया है और इसकी थीम क्या है? द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। ठीक है, यह दिन प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों को लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। महासागर लोगों के दैनिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्हें हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो महासागर जैसे एक शरीर में
फेफड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार महासागर इस पृथ्वी पर यानी इस ग्रह पर फेफड़े की तरह है। यह जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि हम इसे पानी प्रदान करता है, ये हमें पानी प्रदान करता है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो वर्ल्ड ओशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जून 2021 को। इस बार की थीम क्या है? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sami Khedira, who has announced his retirement recently, related to which sport? सामी खेदिरा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? अब आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं, बेसबॉल से, हॉकी से या बास्केटबॉल से। आपको बताना किस खेल से संबंधित हैं सामी खेदिरा। ठीक है, देखिए सामी खेदरा के लिए आंसर दें तो सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता, जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने बीएफसी स्टटगार्ट में अपना कैरियर शुरू किया और रियल मैड्रिड में जाने से पहले 2006-07 फुटबॉल सीजन में लीग खिताब जीतने में उनकी मदद की, जहां उन्होंने ट्रॉफी से भरे स्पेल में लीग और चैंपियन लीग जीती। ठीक है, तो जो सामी खेदरा साहब हैं ये जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहां के? जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने जर्मनी के लिए 77 मैच खेले और 7 गोल किए। ब्राजील में 2014 विश्व कप जीतने में उनकी मदद की। ठीक है, तो जो ब्राजील में 2014 का विश्व कप जर्मनी जीता था उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ईगल एक्ट, अभी हाल ही में ईगल एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में, ईगल एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में अभी हाल ही में। तो आपको बताना है कि ईगल एक्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। आपको बताना है ईगल एक्ट किस देश से रिलेटेड कानून है। ठीक है, किस देश से रिलेटेड कानून है? जापान, अमेरिका, इंडिया, चाइना या इराक। तो ईगल एक्ट रोजगार से रिलेटेड एक कानून है। किससे? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से रिलेटेड एक कानून है। ठीक है, एक रिलेटेड अभी कानून है जो पास किया गया। ठीक है, और ये कहां पे पास किया गया? यूएसए अमेरिका में। कहां पे? यूएसए अमेरिका में। ठीक है, रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड। अब देखिए जितने लोग अमेरिका जाते हैं, रहते हैं, ग्रीन कार्ड मिलता है, जिनको नौकरी के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर ग्रीन कार्ड मिलता है, उन पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक कानून पेश किया गया था। इस नए कानून को ईगल एक्ट 2021 कहा जाता है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा वीजा जारी करने पर 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है। यदि इस कानून को सीनेट द्वारा मंजूरी दी जाती है तो इससे बहुत से भारतीय पेशेवर और उनके परिवार के सदस्य को लाभ होगा जो अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ईगल एक्ट के तहत जो लोग अमेरिका में जाके नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए ये ईगल एक्ट कानून लाया गया है अमेरिका में। तो अभी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसको पेश कर दिया गया है। इसके बाद सीनेट में भी मंजूरी मिल जाएगी। तो ये कानून सबसे ज्यादा फायदा कहते हैं भारतीयों को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे भारतीय अमेरिका में रोजगार के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा आईटी फील्ड में जाते हैं। किस में जाते हैं? आईटी फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 9, अगली खबर। What is the main objective of the recently developed chip of technique? चिप ऑफ टेक्निक अभी हाल ही में चर्चा में रही। ये भी तो आपको बताना चिप ऑफ टेक्निक का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिप ऑफ टेक्निक? तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वायरस, टू सी द वे, रिसीविंग डेटा, हैकिंग डेटा और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फॉल्स न्यूज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन को जो चिप ऑफ टेक्निक है वो रिसीविंग ऑफ डेटा, डेटा को रिसीव करने के लिए अपनाई जाती है। चिप ऑफ टेक्निक डेटा को रिसीव करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जिसे सीएफएसएल कहा जाता है, हैदरा के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी चिप ऑफ तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य लॉक्ड और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन और इनक्रिप्टेड डेटा को प्राप्त करना, यानी जैसे आपने जो डेटा को इनक्रिप्शन के फॉर्म में देते हैं तो उसको कैसे निकालना है उसके लिए। तो सबसे ज्यादा ये किसके लिए काम करेगा? ये सबसे ज्यादा फॉरेंसिक के लिए काम करेगा। किसके लिए? फॉरेंसिक के लिए काम करेगा सबसे ज्यादा ये चिप ऑफ डेटा। जो चिप ऑफ टेक्निक है वो हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में खुद डेवलप की गई है। जैसे स्मार्टफोन क्षतिग्रस्त है बहुत ज्यादा तो उससे डेटा रिट्राइव हो जाएगा, या इनक्रिप्टेड डेटा है तो उसको भी रिट्रीव किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने क्या किया है, अपने यहाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे दिया, यानी ये डेटा आप पढ़ सकते हो या जिसको भेजा वो पढ़ सकता है, बकाया कोई और व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या तय की गई है? आफ्टर द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई हेल्ड इन जून
2021 व्हाट इज द रेपो रेट फिक्स। तो रेपो रेट आपको बताना है कि आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज किया है, और अगर नहीं किया है तो क्या क्या चेंज करना चाह रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिस्कशन हुआ ये। तो आपको बता दें रेपो रेट अभी अनचेंज रखा गया है। कैसा रखा गया, अनचेंज रखा गया, यानी रेपो रेट इज अ 4%, कितना है 4% ही है। अब रेपो रेट क्या होता है ये आप यही समझ लीजिए। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज अ रेट ऑन विच बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स बोरोइंग, बैंक पैसा उधार लेते हैं, किससे उधार लेते हैं, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। ये बोरिंग कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 0 से 90 डेज ओनली। 0 से 90 डेज के लिए अगर कोई भी बैंक उधार लेता है किससे, आरबीआई से, तो उसे जो लोन मिलेगा उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। तो रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। पॉलिसी रेट यानी मुख्य रेट है, और इसे अनचेंज रखा है 4% पर, कितना रखा है 4%। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीआरआर मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बैंक रेट, और एमएसएफ, क्या होता है एमएसएफ, ठीक है। अब ये दोनों डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये सब क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई इनमें किसी में भी कमी करती है, किसी में भी कमी करती है, क्या करती है, अगर आरबीआई इनमें किसी में भी कमी करती है तो मार्केट में पैसा प्लस हो जाएगा। तब मार्केट में पैसा क्या हो जाता है, प्लस, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस किया जाता है जब मार्केट को काय की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ की, ठीक। और अगर आरबीआई इनमें से किसी में भी बढ़ोतरी करता है, क्या कर देता है, बढ़ोतरी करता है, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आरबीआई तभी माइनस करेगा मनी को मार्केट में जब मार्केट में क्या आ रहा होगा, इन्फ्लेशन, क्या आ रहा होगा, इन्फ्लेशन आ रहा होगा, ठीक है। सो रेपो रेट अनचेंज है। गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास। इनकी अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा, यानी पॉलिसी रेट। बेंचमार्क का मतलब क्या है, पॉलिसी रेट, क्या है, पॉलिसी रेट, कौन सा, पॉलिसी रेट। और पॉलिसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट, क्या कहा जाता है, रेपो रेट। और रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। तो उसे अनचेंज रखा है। तो रेपो रेट कितना इस समय 4% है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है। इसके साथ ही रेपो रेट लगातार 6वीं बार अपरिवर्तित रहा है। कोरोना वायरस अनिश्चितता और मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति की आशंका के बीच यह निर्णय लिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसमें क्या सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 3 कहां से आते हैं, मार्केट, 3 होते हैं बाजार के स्पेशलिस्ट, और 3 व्यक्ति कहां से आते हैं, आरबीआई के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। और इनको लीड कौन कर रहा है, इनको लीड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो लीड करते हैं उनका नाम क्या है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। बट मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देख रहा है इस समय, पात्रा जी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, पात्रा जी देख रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर SC ST एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। तो वो कौन सा राज्य जिसने अभी हाल ही में यह योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग जो कोचिंग कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत। क्या नाम है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत साहब हैं। और यहाँ के जो कलराज मिश्र यहाँ के क्या है, कलराज मिश्र साहब यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं, ठीक है। और राजस्थान ही वो राज्य है जहां पर गरीबों को भोजन के लिए, गरीबों को भोजन के लिए, गरीबों को भोजन के लिए क्या प्रोवाइड की जाती है योजना, इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना, इंदिरा रसोई योजना। और इसके तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। कितने रुपए में, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और बैकवर्ड जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर
प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जो खबर थी, ये कोचिंग से थी, बच्चों के एजुकेशन से थी। सो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव द इंपोर्ट ऑफ इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन? हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने भारत की कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? फिर से देखिए, फिर से आया है मैटर। तो अभी हाल ही में किस देश ने हाल ही में भारत की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में ब्राजील, आपने नाम सुना होगा ब्राजील का। ब्राजील जो एक देश है उसने अभी हाल ही में फिर से अनुमति दे दी है। देखिए, ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को आयात की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला किया है। कितनी? 4 मिलियन खुराक को इंपोर्ट करने का फैसला किया है। किसने किया है? ब्राजील ने। तो ये थे आज की ताजा खबर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके परीक्षा के लिए कहते हैं कि सहायक होंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए सेशन को। और आपको बता दें, हमारे चैनल अन अकेडमी का जो चैनल है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे हम जैसे और जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास भी आपको पढ़ने का मौका मिले। सो थैंक यू वेरी मच और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अरविंद शुक्ला, मेरा कोड है ARS50। इस कोड को यूज करना मत भूलिए। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं या हमारे प्लस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आप यूज करिए हमारा कोड ARS50। थैंक यू वेरी मच।